देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि हाइलोएल्केन का विरेचन यानी निर्माण कैसे हुआ। अगर मैं हाइलोएल्केन का विरेचन बता चुका हूँ तो इसके आगे था इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। लेकिन अगर मैं हाइलोएल्केन का भौतिक और रासायनिक गुण आज के इस वीडियो में बताता आपको तो हाइलोएरिन जो इस चैप्टर का है ये छूट जाता। इसलिए हाइलोएरिन का विरेचन यानी निर्माण बताना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बिना बताए तो चैप्टर के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती। इसके लिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं हाइलोएरिन का विरेचन या निर्माण। अब हाइलोएरिन बनाने के लिए अपने पास विधियां होती हैं कि एरीन के सीधे हाइलोजनीकरण द्वारा बनाएं, बाई डायरेक्ट हाइलोजनेशन ऑफ एरीन, या हम डाई एजोटाइजेशन द्वारा बनाएं जिसको हिंदी में कहते हैं डाई एजोटीकरण, या हम डिकार्बोक्सीकरण द्वारा बनाएं जिसे कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, या हम फिनाल द्वारा बनाएं मीन्स बाईफिनाल, या हुंसटीकर अभिक्रिया द्वारा इसका निर्माण हम कर सकते हैं, अथवा रासिक प्रक्रम द्वारा भी हाइलोएरिन को बनाया जा सकता है जो कि औद्योगिक विधि कहलाती है। औद्योगिक विधि कहलाती है। औद्योगिक विधि से हमारा मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब बड़े पैमाने पर अगर हमें हाइलोएरिन का निर्माण करना है तो हम रासिक प्रक्रम द्वारा बड़े पैमाने पर हाइलोएरिन का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आओ हम शुरू करते हैं एरीन के सीधे हाइलोजनीकरण द्वारा। पहला नंबर, एरीन के सीधे हाइलोजनीकरण द्वारा पहला प्रोसेस बाई हाइलोजनेशन, बाई डायरेक्ट हाइलोजनेशन ऑफ एरीन, बाई डायरेक्ट हाइलोजनेशन ऑफ एरीन। हम जानते हैं कि एरीन का मतलब होता है बेंजीन से, जैसे C6EH6, ये बेंजीन जिसको हम कहते हैं एरीन, चाहे आप बेंजीन कहो या इसे एरीन कहो। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इस प्रकार से देखिए, ये बेंजीन, या इस प्रकार से लिख सकते हो। या अगर मान लो इसको लिखना हो आपको बेंजीन या एरीन को तो C6H5-H भी लिख सकते हो। बात वही हुई C6H6। अब अगर मैं इस पर सीधा क्लोरीनेशन कराऊं, लेकिन ध्यान रहे कि यह क्लोरीनेशन अगर हमें कराना है तो हम एक उत्प्रेरक का काम इसमें होता है, निर्जल FeCl3। कोई हाइड्रोजन वाहक ले लो, चाहे आयरन, आयोडीन अथवा निर्जल FeCl3 का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में करने से अभिक्रिया तीव्र गति से चलती है। तो अब कुल मिला के होगा क्या कि यह हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह पर एक क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाएगा। कुल मिला करके ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और ये बन गया C6H5Cl, और निकलने वाला जो H है वो बचे हुए Cl से क्रिया करके क्या बना लेगा, ये Cl बना लेगा। इस प्रकार से C6H5Cl जो बन गया आपका, ये हाइलोएरिन बन गया और इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरीनीकरण कहलाया जा सकता है। इसको आप क्लोरीनीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभिक्रिया क्लोरीन से कराई है निर्जल FeCl3 की प्रेजेंस में। ये कैसा होना चाहिए, निर्जल का मतलब जिसमें जल ना हो, तब ये अभिक्रिया होगी और बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। अगर मान लो
उसी प्रकार से अगर हम इस बेंजीन की क्रिया सीधा ब्रोमीन से कराएं तो हमें लेना पड़ेगा FeBr3, यानी निर्जल आयरन ब्रोमाइड को लेना पड़ेगा, और तब जा करके फिर वही होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, वहाँ पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा C6H5Br प्लस EHBr, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन भी एक प्रकार का हाइलोएरीन होगा, लेकिन अब सोचने के लिए ये सोचा जा सकता है कि अगर क्रिया क्लोरीन से हुई, ब्रोमीन से हुई, तो क्या आयोडीन से क्रिया होगी। अब आयोडीन से क्रिया अगर हमें करानी है तो आयोडीन से क्रिया तो होगी, लेकिन इस आयोडीन की क्रिया में यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट भी बनेगा आयोडोबेंजीन C6H5I प्लस EHI। बन तो गया ये आयोडोबेंजीन, बनाने के लिए बनाया जा सकता है आयोडोबेंजीन को, लेकिन ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, रिवर्सिबल बाय नेचर। आयोडोबेंजीन बनेगा अगर हम बेंजीन या एरीन का डायरेक्ट आयोडीनीकरण कराएं तो आयोडोबेंजीन तो बनेगा, लेकिन अभिक्रिया में जो HI बना है ये आगे आयोडोबेंजीन से क्रिया द्वारा पुनः बेंजीन और आयोडीन को उत्पन्न कर देगा, तो हमारा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। ऐसी दशा में हमें चाहिए कि हम ये मुक्त हुए HI को हम हटा दें यहाँ से। अगर ये रहेगा नहीं तो इससे क्रिया द्वारा पुनः इसका निर्माण असंभव हो जाएगा, और इसके लिए हम लेते हैं इस HI को हटाने के लिए अभिक्रिया में HiO3 ले लिया जाता है, HiO3, तो इससे बन जाएगा यहाँ से 5I और 1I, ये हो जाएगा 3I2 प्लस 3HO है और 6H है, तो यहाँ से बन जाएगा 3H2O, यानी आयोडीन गैस मुक्त हो जाएगी। ये इसको कहते हैं आयोडिक अम्ल। आयोडिक अम्ल की प्रेजेंस में अथवा इसकी जगह पे आप नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हो, नाइट्रिक अम्ल। कारण कि आयोडिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल एक आक्सीकारक होते हैं जो HI को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, और यहाँ से आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो HI रहेगी नहीं, तो अभिक्रिया उत्क्रमणी रिवर्सिबल नहीं होगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया होगी और बनेगा प्रोडक्ट आपका आयोडोबेंजीन। अब प्रश्न ये भी पैदा हो सकता है कि अगर हम आयोडोबेंजीन को बना सकते हैं तो क्या फ्लोरोबेंजीन को भी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि यहाँ पर फ्लोरीन और ब्रोमीन की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, अर्थात फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होने के नाते हम फ्लोरोबेंजीन का निर्माण यहाँ से नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये ध्यान दीजिए कि अगर हम इस विधि का प्रयोग करेंगे हाइलोएरीन बनाने के लिए तो हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडोबेंजीन को तो बना सकते हैं, लेकिन फ्लोरोबेंजीन का बनाया जाना असंभव है इस विक्रिया द्वारा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होती है, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, इसलिए हम फ्लोरोबेंजीन का निर्माण नहीं कर सकते। आइए हम दूसरी विधि पर चलते हैं, और अब दूसरी विधि है डाईएजोटीकरण, डाईएजोटाइजेशन में क्या होगा, इसमें हम लेते हैं C6H5NH2 और इस कंपाउंड को कहते हैं एनिलीन। अब एनिलीन को चाहे आप ऐसा लिखें अथवा आप इसको एनिलीन को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आप रिंग बनाइए और रिंग पर NH2 लिख लीजिए। तो चाहे कंपाउंड को ऐसा लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, ये एनिलीन हुई। एनिलीन की क्रिया हम करा देते हैं NaENO2 ऑब्लिक HCl द्वारा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों का मिश्रण एनिलीन से क्रिया करने वाला है, लेकिन
मैकेनिज्म में ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि NaNO2 और ये Cl आपस में क्रिया द्वारा क्या देंगे, ये देते हैं यहाँ से, ये बन जाएगा आपका NaCl और बन जाएगा HNO2, यानी नाइट्रस अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो क्रिया वास्तव में एनिलीन से कौन करेगा, नाइट्रस अम्ल करेगा इस पूरे मिश्रण में। अब यहाँ यह Cl अधिक मात्रा में होती है, आधिक्य में, एक्सेस अमाउंट में रहती है। तो कुल मिला करके इस क्रिया में आप ये लिख सकते हैं कि एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से हुई, और चूंकि ये Cl का आधिक्य होता है तो ये Cl भी पार्टिसिपेट होगा। तो कहने के लिए तो NaNO2 प्लस Cl लिया गया, लेकिन क्रिया में क्रिया हुई किससे, नाइट्रस अम्ल से और यह Cl के आधिक्य से। तो कंपाउंड यहाँ बन जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से कंपाउंड जो बना वो आपका बनेगा C6H5En2Cl प्लस 2H2 जल बन जाएगा। और इस प्रकार से इसको कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एक अस्थायी लवण होता है और ये विलेन में ही प्राप्त होता है, इसे ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसको हम लिखने के लिए इस प्रकार से ये भी लिख सकते हो, इस प्रकार से इसको बेंजीन रिंग बना करके और आप इसको En2Cl लिख सकते हो। तो चाहे आप इस कंपाउंड को ऊपर जैसे लिखा है रिंग के ऊपर En2Cl लगा कर लिखिए, या आप C6H5En2Cl लिखिए, बात एक ही हुई, ये कहलाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हमारा मेन कंपाउंड जो बना वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना। डाई एजोटीकरण के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पहले आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना लें। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जब बन गया एक बार ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड तैयार हो गया आपका N2Cl, तो आप इसकी क्रिया CuCl ऑब्लिक SCl की प्रेजेंस में करवा दें। तो होगा क्या कि यहाँ से कंपाउंड आपका क्लोरोबेंजीन पैदा हो जाएगा। देखिए Cl हो गया, नाइट्रोजन चूंकि अस्थाई, मैंने पहले बताया कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अस्थाई लवण होता है, तो यहाँ से नाइट्रोजन ब्रेक हो जाएगी, नाइट्रोजन अलग हुई और प्लस ये Cl बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया और क्लोरोबेंजीन आपका एक प्रकार का हाइलोएरिन हुआ। इसी प्रकार अगर हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, चूँकि हम इसको बना चुके हैं उपरोक्त अभिक्रिया द्वारा, तो फिर से अगर हम एक बार बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को ले लें N2Cl को और इसकी उपस्थिति में CuBr/HBr से क्रिया करा दें, इस प्रकार से केवल गर्म करना है इसकी प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट के काम करते हैं CuBr और HBr। तो यहाँ से कंपाउंड जो आपका बनेगा वो बन जाता है ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से यहाँ से Br आ जाएगा रिंग पर, वहाँ से नाइट्रोजन और Cl अलग होकर के यह Cl के रूप में निकल जाएगा। इस प्रकार से बनने वाला कंपाउंड बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन जो होते हैं ये आपके हाइलोएरिन हुए। इस प्रकार से नाइट्रोजन तो गैस के रूप में बाहर हो गई, यह Cl भी गैसीय अवस्था में बाहर चली जाती है। तो ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का निर्माण जो हुआ, अब इतनी अभिक्रिया को कहा जाता है सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, तो क्या आयोडोबेंजीन भी बनाया जा सकता है। तो वास्तव में उसके लिए आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी प्रकार से हम ले लेते हैं यहाँ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को और इसकी क्रिया हम करा देते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया करा देंगे पोटेशियम आयोडाइड से, Ki से। अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसको हीट कर दिया जाए तो बहुत क्लियर है कि कंपाउंड यहाँ से आयोडोबेंजीन बनाया जा सकता है। इस प्रकार से अब रिंग के ऊपर आई लग गया, आयोडोबेंजीन हो गया, इसको कहते हैं आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन का निर्माण हुआ, प्लस यहाँ से KCl निकल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस तो जाना ही है। तो इस प्रकार से आयोडोबेंजीन का निर्माण भी संभव है।
लेकिन एक चीज़ आपको ये भी जानना है कि अगर मैं इसमें Cu जहाँ लिया था CuCl और HBr, अगर मैं यहीं पर कॉपर चूर्ण ले लूँ और HCl ले लूँ, या मान लीजिए हम इस अभिक्रिया में यहाँ इस प्रकार से जो लिखा गया था इसके पहले, अगर मैं कॉपर चूर्ण के साथ यहाँ पर EHBr ले लिया जाए तो कंपाउंड तो तब भी बनेगा, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन बना, प्लस आगे N2 निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस यहाँ से, और इस प्रकार से यहाँ पर EHCl निकल जाएगी। और लेकिन तब इस अभिक्रिया का नाम, ऐसी परिस्थिति में जब मैंने कॉपर चूर्ण ले लिया है तो ये अब सैंडमायर अभिक्रिया नहीं रही बल्कि गाटरमान अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया का नाम जो वैज्ञानिक ने दिया था गाटरमान रिएक्शन, इसको कहते हैं हम लोग गाटरमान अभिक्रिया। अब दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अब मैंने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ब्रोमोबेंजीन बना लिया, आयोडोबेंजीन बना लिया, तो क्या फ्लोरोबेंजीन भी बनाया जा सकता है? बिल्कुल संभव है। फ्लोरोबेंजीन पहले वाली अभिक्रिया में भी नहीं बना था, तो इस वाली अभिक्रिया में देखिए फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। आपको लेना वही है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, मेन कंपाउंड आपका बन चुका है N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लीजिए और इसकी क्रिया करा दो HBF4 से, फ्लोरोबोरिक अम्ल से। HBF4 का नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, यहाँ से निकलने वाला प्रोडक्ट होगा HCl और एक लवण बन जाएगा आपके पास, और उस लवण का नाम देखिए इस प्रकार से होगा, यहाँ से N2 तो रहेगा और यहाँ पर BF4 हो जाएगा, BF4 हो गया। ये जो लवण बना इसका नाम है डाईएजोनियम, डाईएजोनियम हाइड्रोफ्लोराइड, डाईएजोनियम हाइड्रोफ्लोराइड नामक एक लवण बना। अब ये लवण अस्थायी होने के कारण गर्म करने पर टूट जाता है, तो यहाँ से कंपाउंड आपका बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। देखिए अगर इसको तोड़ा जाए, इस कंपाउंड को, डाईएजोनियम हाइड्रोफ्लोराइड को तोड़ा जाए, इस साल्ट को गर्म करने पर टूट जाएगा तो बन जाएगा ये फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन बना, साथ में निकलने वाली गैस कौन सी होगी? नाइट्रोजन गैस निकल गई बाहर और यहाँ से बोरान ट्राईफ्लोराइड भी बाहर हो गया। अब इस अभिक्रिया को देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था बाल्ज सीमान। इस अभिक्रिया का नाम होगा बाल्ज सीमान अभिक्रिया। बाल्ज सीमान अभिक्रिया के नाम से इस अभिक्रिया को जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि फ्लोरोबेंजीन बनाने की एकमात्र विधि वही है, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। तो इस प्रकार से डाईएजोटीकरण भी आपका कंप्लीट हुआ। आइए हम चलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण पर। विकार्बोक्सिलीकरण के लिए अगर हम देखें तो विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा कंपाउंड लीजिए, जैसे बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ Cl ले लिया गया, यहाँ COONA ले लिया गया। अब इसको कह सकते हो आर्थो क्लोरो सोडियम बेंजेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, आर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट नामक एक पदार्थ है। अब आर्थो तब लगता है जब एक और दो पर कोई पोजीशन लग जाए, तो उसे हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। तो आर्थोक्लोरोसोडियम बेंजोएट पर क्रिया करा दो आप सोडा लाइम से, NaOH, किसकी प्रेजेंस में? CaO की प्रेजेंस में। इसको आप हीट कर दो तो कंपाउंड में यहाँ होगा कि यहाँ से ये इतना पोर्शन ये ब्रेक हो जाएगा, NaOH का H बाहर हो गया, इधर ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा और यहाँ से जो बचा हुआ H है वो रिंग पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा इसमें क्लोरोबेंजीन। यहाँ से बन गया ये क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन बना और साथ में Na2CO3 निकला, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ CaO अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये NaOH को सूखा बनाने के लिए, ड्राई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब हुआ
कि यहाँ CO2 गैस का देखिए निष्कासन हो रहा है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण अभिक्रिया का नाम हो गया विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार से इस पर ध्यान दीजिए कि कार्बोक्सिलीकरण विधि द्वारा देखिए हाइलोएरिन का निर्माण संभव है। अब आगे हम चलें, एक अभिक्रिया है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर में क्या होता है कि आप लीजिए C6H5COO Ag यानी सिल्वर बेंजोएट ले लीजिए, सिल्वर बेंजोएट, इस कंपाउंड का नाम याद रखिए सिल्वर बेंजोएट है। और सिल्वर बेंजोएट की क्रिया आप इसमें ब्रोमीन से करवा दें, CCl4 की प्रेजेंस होगी और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर। तो अब सिल्वर बेंजोएट की क्रिया अगर हमने ब्रोमीन से करा दी और मैंने उत्प्रेरक के रूप में किसको लिया, कैटलिस्ट के रूप में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट कर दिया जाए तो कंपाउंड यहाँ बन जाएगा एक तो C6H5Br यानी ब्रोमो बेंजीन बन गई। इस कंपाउंड में देखिए ब्रोमो बेंजीन का निर्माण हुआ, प्लस आगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस यहाँ से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेपण हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया कराऊं तो क्लोरोबेंजीन बन तो सकती है लेकिन वो कम मात्रा में बनती है, तो सुटेबल विधि ये क्लोरोबेंजीन बनाने की नहीं है। आयोडोबेंजीन बनाने में बिल्कुल नहीं बन सकता हुंसडीकर अभिक्रिया में, क्योंकि वहाँ एस्टर बन जाएगा। इस प्रकार से आयोडोबेंजीन के लिए भी नहीं ठीक है। हुंसडीकर अभिक्रिया अगर अच्छी है तो हुंसडीकर अभिक्रिया जो आपकी है वह केवल ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। आइए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट विधि में अपनी, और नेक्स्ट विधि अपनी है फिनाल द्वारा। फिनाल द्वारा अगर हमें बनाना हो हाइलोएरिन फिनाल द्वारा, तो फिनाल आप लीजिए C6H5OH, इसी को कहते हैं फिनाल। फार्मूला याद रखिए C6H5OH फिनाल है। फिनाल की क्रिया अगर मैं PCl5 के साथ करा दूं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हीट कर दूं, तो कंपाउंड यहाँ से देखिए साफ है कि यहाँ से बन जाएगा C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन बन गया। यहाँ से कंपाउंड बना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और क्लोरोबेंजीन के साथ साथ इधर कंपाउंड बन गया POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड प्लस HCl। इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का निर्माण संभव है। लेकिन समस्या इसमें यह है कि यह विधि क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर अगर मैं 3 C6H5OH को ले लूँ, 3 अणु फिनाल का, और PCl5 की क्रिया करा दूं, साथ साथ इसमें जरा सी नमी अगर पहुंच गई, जल अगर आ गया, तो ट्राईफेनिल फास्फेट बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी। इस प्रकार से C6H5OH PO4 का निर्माण हो गया। इसको कहते हैं ट्राईफेनिल फास्फेट, ट्राईफेनिल फास्फेट का निर्माण हो जाएगा, और तब क्लोरोबेंजीन का निर्माण असंभव हो जाएगा। प्लस आगे इसमें अभी 5 Cl हैं तो 5HCl बन जाएगा, 5HCl बन जाएगा। तो फिनाल द्वारा अगर हमें हाइलोएरिन बनाना है तो थोड़ा सा विधि ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि क्लोरोबेंजीन कम मात्रा में बनती है, ट्राईफेनिल फास्फेट ज़्यादा मात्रा में बनता है, यानी मुख्य उत्पाद आपका ये होगा, ये साइड प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ये विधि फिनाल द्वारा उपयुक्त कम है। अब आगे इसके बाद एक और विधि आपके पास बचती है, वो है औद्योगिक विधि, रासिक प्रक्रम। अब जरा रासिक प्रक्रम पर विशेष ध्यान दीजिए। रासिक प्रक्रम जो होता है वो वास्तव में औद्योगिक विधि मानी जाती है, यानी बड़े पैमाने पर अगर आपको बनाना है तो ये औद्योगिक विधि मानी जाती है। इस प्रकार से, और इस विधि में करते क्या हैं कि हम बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन की वाष्प ले लेंगे, बेंजीन ले लिया, इसमें हम HCl की वाष्प ले लेते हैं, और इसमें हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी ये सब वाष्प अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। ये भी गैसीय है, वो ये भी गैसीय होगा। शर्त ये है कि इसमें हम
चाहे CuO उत्प्रेरक के रूप ले लें या फिर CuFe का चूर्ण ले लें, कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में लें या कॉपर और Fe को, टेम्परेचर रेंज रखनी पड़ेगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज हमको रखनी पड़ेगी। तो हमने ले लिया बेंजीन की वाष्प, हाइड्रोजन क्लोराइड की वाष्प और वायुमंडलीय ऑक्सीजन को लेकर के इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पर हीट कर दो। कंपाउंड बनेगा इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन बन गई प्लस 2H2O, जल बन जाएगा। जल तो वाष्प द्वारा गर्म करने पर उड़ जाएगा, वो बाहर चला जाएगा और आपके पास बचेगी क्लोरोबेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन बनाने की बहुत ही सुंदर विधि है ये। रासायनिक प्रक्रम इस प्रकार से हैलोएरिन का विरचन की समाप्त टोटल विधियां समाप्त कर दिया गया।